लास्ट टाइम पर हमने हाइगन प्रिंसिपल डिस्कस किया था, ठीक है, और देखा था हाइगन ने किस तरीके से लाइट को एज ए वेव हमको समझाया, और उसने लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन को रिफ्रैक्शन को दोनों को प्रूव किया, ठीक है। आज इसके बाद वेव जैसे कि हम एक और मोस्ट इंपोर्टेंट प्रॉपर्टी देखने वाले हैं, वेव का एडिशन, कि अगर हमारे पास एक से दो या दो से अधिक वेव है, जब वो किसी पॉइंट पर मिलती हैं, जुड़ती हैं, वो किस प्रकार से आपस में ऐड होती है, जो नई वेव बनती है उनके जुड़ने के कारण वो किस तरीके की वेव होती है, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे इसको लास्ट तक देखेंगे, हर एक डेरिवेशन में प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन का हमें यूज करना है, ठीक है। सबसे पहले एक अंतर पढ़ लेते हैं कि पार्टिकल में और वेव में क्या अंतर है, किस तरीके से जो वेव्स होती हैं आपके पार्टिकल से अलग होती है, ठीक। अगर मैं पार्टिकल की बात करूं तो आप देखो, पार्टिकल जिस तरीके से हमने इसको डिफाइन किया है, पार्टिकल क्या करता है, स्पेस में किसी पर्टिकुलर पोजीशन पर होता है। अब देखो, पार्टिकल कुछ स्पेस को घेरता है, और स्पेस में हर एक पार्टिकल की अपनी कोई एक पर्टिकुलर पोजीशन क्या होती है, डिफाइन होती है, ठीक है। आप इसको देख के बोल सकते हो भाई इस समय इस लोकेशन पर है, पोजीशन चेंज होगी तो अब इसकी ये पोजीशन होगी। लेकिन अगर आप वेव को देखो, जिस तरीके से हमने वेव को डिफाइन किया है, वेव नॉन लोकलाइज्ड है, इसकी कोई स्पेसिफिक पोजीशन नहीं होती, इसकी फैली रहती है। अगर आप इस वेव को देख रहे हो, ना तो ये इसकी पोजीशन है, ना ये इसकी पोजीशन है, ना ये इसकी पोजीशन है, ना ये इसकी पोजीशन है। आई बात समझ में? तो जब वेव ट्रैवल करती है, ये पार्टिकल से बिल्कुल अलग एक एंटिटी हमने डिफाइन कर रखी है, इसकी स्पेस में कोई पोजीशन नहीं होती। अगर आप देखो, कभी भी स्पेस में एक पॉइंट पर दो पार्टिकल एक साथ एग्जिस्ट नहीं कर सकते। मान लो यहाँ से मेरे पास यहाँ पर कोई एक पार्टिकल आया था यहाँ पर, अगर यहाँ पर कोई दूसरा पार्टिकल आएगा, इसको हिट करता है, तो अब देखो अगर वो पार्टिकल किसकी पोजीशन पर आएगा तो ये अपनी पोजीशन से किसी दूसरी पोजीशन पर चला जाएगा। मतलब पार्टिकल एक पोजीशन पर एक ही एग्जिस्ट करता है, दो पार्टिकल एक साथ एक पोजीशन पर एग्जिस्ट नहीं कर सकते। हर एक पार्टिकल की अपनी एक पर्टिकुलर लोकेशन होती है, ठीक है। और दूसरी तरफ अगर हम वेव की बात करें, किसी एक पोजीशन पर एक वेव आई, कोई दूसरी वेव आई, ठीक है, कोई तीसरी वेव आई, तो आप देखो वेव एक साथ एक लोकेशन पर एक से अधिक वेव रह सकती हैं और वो आपस में जुड़ जाती हैं, ऐड हो जाती हैं, और एक नई तरीके की वेव हमको मिलती है, एक नई वेव मिलती है, ठीक है। और इनका जुड़ना किसी एक पॉइंट पर जब एक से अधिक वेव जाती है, दो या दो से अधिक वेव जाती हैं, तो वो किस तरीके से जुड़ती हैं, वहां पर जब नई वेव वो इकट्ठा एक साथ रहती है, नई वेव बनाती है, वो किस तरीके से नई वेव बनाती है, इस प्रिंसिपल को क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव। चाहे आपकी साउंड वेव हो जो कि एक मैकेनिकल वेव हो, चाहे पानी में चलने वाली वाटर वेव हो, चाहे आपकी एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव हो, लाइट हो, सबके लिए वेव का नेचर सबका एक सा होता है, और सब इसी प्रिंसिपल को फॉलो करते हुए किसी पॉइंट पर क्या होती हैं, ऐड होती हैं, जुड़ती हैं आपस में। क्लियर है यहाँ पे? चलिए देखते हैं क्या कहता है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। देखो क्या है प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। When a number of wave superpose on a point in space, इसका मतलब हुआ जब हमारे पास एक से अधिक वेव स्पेस में किसी पॉइंट पर जाती है, मान लो एक वेव ये आई, ठीक है, दूसरी वेव ये आई, एक ही पॉइंट पर, इसको अलग अलग बना लो ऊपर नीचे, ये हमारे पास तीसरी वेव है, तीसरी वेव को, ठीक है, कि जब स्पेस में एक ही पॉइंट पर एक से अधिक वेव जाती है, मैंने नंबर ऑफ वेव superpose on each other at a point in space, the resultant wave is equal, yeah, the resultant wave will be the vector sum of the displacement of the individual wave। इसका मतलब ये हुआ जो हमारे पास नई वेव आएगी, जो रिजल्टेंट वेव आएगी, वो हर एक पॉइंट पर, आप देखो जब ये सिंगल वेव आती है तो स्पेस में क्या करती है, डिस्टर्बेंस क्रिएट करती है। जैसे पानी की वेव ले लो, पानी की वेव जब किसी एक पॉइंट से गुजरी तो कहीं पर उसने पानी को यहाँ पर इतना ओवर पहुंचा दिया, इसका एम्पलीट्यूड हो गया A1, यहाँ पर से देखो पानी अपनी, ये इसकी मीन पोजीशन है पानी की, तो अपनी मीन पोजीशन से यहाँ पर कुछ ऊपर पहुंचा, थोड़ा डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ, यहाँ पर डिस्प्लेस हुआ, ये तो इस वेव का डिस्प्लेसमेंट था। मान लेते सेम टाइम पर एक और वेव वहीं पर पहुंच गई, सेम टाइम पर, उसी समय पर, उसी समय पर जब दूसरी वेव आएगी तो मैं इस वेव को भी नहीं देख रहा, मैं सिर्फ दूसरी वेव की बात करता हूँ। तो दूसरी वेव ने यहाँ पर अपना कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया, इसने पानी के मॉलिक्यूल को यहाँ पर ऊपर किया, यहाँ पर नीचे किया। आई बात समझ में? ये यहाँ पर तीसरी वेव आई, सेम पॉइंट पर जब वो पहुंची सेम टाइम पर, तो यहाँ पर उसने कुछ डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस किया। मान लेते हैं इसका डिस्प्लेसमेंट 1 यूनिट है, इसका डिस्प्लेसमेंट 2 यूनिट है, और इसका डिस्प्लेसमेंट 3 यूनिट है। आई बात समझ में? हम
हमने इनके एम्पलीट्यूड की बात की, जबकि डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर भी हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट तो यहाँ पर भी हो रहा है। इसी तरह से इसका एम्पलीट्यूड नीचे की तरफ थोड़ा आगे वाले पॉइंट पर 3 यूनिट 1 यूनिट, और जो तीसरी वेव है सेम टाइम पर मान लेते हैं ये इसी तरीके से है, ये ऐसी होगी यहाँ से ये, ठीक है। यहाँ पर भी इसका एम्पलीट्यूड कितना है 2 यूनिट, कि एक पॉइंट से जब एक वेव गुजरी उसने किसी पर्टिकुलर पॉइंट पर 3 यूनिट का डिस्प्लेसमेंट किया, 2 का किया, 1 का किया, कुछ पर्टिकुलर कहीं पोजीशन पर ही, ठीक है। दूसरी वेव उसी टाइम पर जब आती है तो उसके कारण डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ होता है, और तीसरी वेव का डिस्प्लेसमेंट ऐसा कुछ है। जब ये सेम टाइम पर सेम पॉइंट से गुजर रही है तो जो हमारे पास नई वेव आने वाली है, जो नई वेव बनने वाली है उस पॉइंट पर वो किसके बराबर होती है, इन सब के जो ये अपना अपना डिस्प्लेसमेंट प्रोड्यूस कर रही है उसका जो नई वेव का डिस्प्लेसमेंट होगा इनके वेक्टर सम के इक्वल होने वाला है। वेक्टर सम के, वेक्टर सम का मतलब क्या है, देखो ये वेव इस पॉइंट को कितनी ऊपर लेगी 3 यूनिट, ये कितनी ऊपर लेगी 1 यूनिट, तो दोनों को जोड़ दो वेक्टोरिकली, 3 और 1 कितना हो गया 4। लेकिन इस पॉइंट पर जब ये वेव आती है नीचे की तरफ कितने यूनिट ले गई 2 यूनिट, तो क्योंकि ये पार्टिकल को अपोजिट डायरेक्शन में ले जा रही है तो इसका आपको मैग्नीट्यूड कैसा रखना है, वेक्टोरिकली नेगेटिव रखना है। तो जो नई वेव बनी 3 + 4 - 2 कितने यूनिट की बनेगी 2 यूनिट की होगी, ऐसी कुछ नहीं होगी। ये हमारे पास नई वेव बनी 2 यूनिट ऊपर 2 यूनिट नीचे उस पॉइंट पर जिस पॉइंट से ये गुजरी है। आई बात समझ में, 4 होती तो चारों को वेक्टोरिकली ऐड करते। अच्छा हमने यहाँ पर एक और काम किया, हमने सिर्फ इनके एम्पलीट्यूड को जोड़ा, सिर्फ एम्पलीट्यूड नहीं जोड़ता हर एक पॉइंट पर जोड़ता है। जैसे यहाँ पर इस पॉइंट का ये डिस्प्लेसमेंट है, इस पॉइंट का ये डिस्प्लेसमेंट है, और सेम पॉइंट का ये नीचे की तरफ है। इन दोनों पॉइंट के भी डिस्प्लेसमेंट होंगे और यहाँ पर हमारे पास एक नेट डिस्प्लेसमेंट आ रहा है। मतलब हर एक पॉइंट पर अलग अलग वेव जो उसको ऊपर नीचे मूव करा रही है, जब एक से अधिक वेव मिलेंगी तो सबका डिस्प्लेसमेंट हर एक पॉइंट का, हर एक वेव के कारण जो जो डिस्प्लेसमेंट हो रहा है उन सबको ऐड करने पर जो फाइनल डिस्प्लेसमेंट आएगा वो आपकी न्यू वेव का डिस्प्लेसमेंट आने वाला है। आएगा समझ में। और ये जो उनका जुड़ने का तरीका है इसको बोलते हैं प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन ऑफ वेव, ठीक है। आगे इसको हम एक एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हम सिंपल दो वेव को एक दूसरे से गुजारेंगे और देखेंगे जिन जिन पॉइंट्स पर वो मिलेगी हमको वहां पर फाइनल वेव किस तरीके की प्रोड्यूस होने वाली है। क्लियर है। देखो आगे एग्जांपल की मदद से समझते हैं। हमारे पास दो वेव्स हैं, ठीक है, हमने नंबर लाइन बनाई है। टाइम इक्वल टू 0 सेकंड की बात है। एक वेव्स इस डायरेक्शन में जा रही है राइट साइड में, कितनी रफ्तार से 1 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। कैसी वेव है, ट्रायंगुलर वेव। एक रेक्टेंगुलर वेव है, ये इस डायरेक्शन में है कितनी रफ्तार से 1 मीटर पर सेकंड से। अब देखते हैं जब ये एक दूसरे से होकर गुजरेंगी, जब स्पेस में ये एक पॉइंट पर ही आएंगी दोनों वेव, तो नेट वेव कैसी बनने वाली है उस पॉइंट पर, ठीक है। अब बात ये तो क्या था, टाइम इक्वल टू 0 सेकंड की बात थी। 1 सेकंड आगे बढ़ते हैं टाइम इक्वल टू 1 सेकंड पर। ये वेव कितनी रफ्तार से मूव कर रही है 1 मीटर पर सेकंड, तो 1 सेकंड में कितना आगे चली जाएगी 1 यूनिट। ये 1 यूनिट 1 मीटर की है, तो जब ये 1 और 3 के बीच में है, 1 सेकंड बाद ये 2 और 4 के बीच में 1 यूनिट आगे डिस्प्लेस होगी। रेक्टेंगुलर वेव इस डायरेक्शन में जा रही है, वो भी 1 यूनिट आगे बढ़ जाएगी। तो वो कहां से कहां तक आ जाएगी, पहले 5 और 8 के बीच में थी, फिर वो 4 और 7 के बीच में। अभी तक दोनों वेव अलग अलग है, एक जगह से होकर नहीं गुजरी। 1 सेकंड बाद ये जो नई वेव बनेगी, इनके जोड़ने के बाद, दोनों वेव के जोड़ने के बाद तो नई वेव किस तरीके की बनेगी, तो ध्यान से देखो। टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पर कुछ देर के लिए मान लेता हूं यहाँ पर ट्रायंगुलर वेव नहीं है, तो जो रेक्टेंगुलर वेव होगी आपको कुछ ऐसी दिखाई देगी, ऐसी तो दिखाई देने वाली है। ये 4 कर ली, 1 मिनट और आगे आ गई 3 के और 6 के बीच में। अगर आप सोचो रेक्टेंगुलर वेव नहीं है, खाली ट्रायंगुलर वेव है, ये 1 यूनिट और आगे जाएगी तो ये 3 और 5 के बीच में यहाँ पे आपको दिखाई देने वाली है। लेकिन जब एक ही टाइम पर ये दोनों इस लोकेशन पे आने वाली हैं, तो हर एक पॉइंट पर इनके डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएंगे, ऐड हो जाएंगे। तो आप देखो इसका डिस्प्लेसमेंट कुछ ऐसा था इस लोकेशन पर, दूसरी वेव का ही ऐसा था। तो ये हाइट पॉइंट की किस वेव के कारण बढ़ी, ये वाली हाइट, ये तो रेक्टेंगुलर वेव के कारण तो पॉइंट यहाँ पर पहुंच जाएगा, प्लस ट्रायंगुलर वेव के ऊपर की तरफ डिस्प्लेस कर रही है, और ये जो डिस्प्लेसमेंट इस पॉइंट में ऐड हो जाएगा। तो ये पॉइंट जो रेक्टेंगुलर वेव से इस लोकेशन पर पहुंचा, प्लस ट्रायंगुलर वेव से इस लोकेशन पर पहुंचा। इसी तरह से बीच वाले पॉइंट की बात करें तो इतना डिस्प्लेसमेंट ट्रायंगुलर का है और इतना ही रेक्टेंगल का भी तो होगा, तो टोटल डिस्प्लेसमेंट बीच वाले पॉइंट के ऊपर पहुंच जाएगा। मतलब टाइम इक्वल टू 2 सेकंड पर इनका जो जोड़ है, जब ये दोनों वेव जुड़ेंगी तो नई वेव कुछ इस
इसने लोकेशन में आपके पास एक नई वेव आई है और उस नई वेव की शेप कुछ ऐसी है, रेक्टेंगल है नीचे, ऊपर से ट्रायंगल चल जाएगा। मतलब हर एक पॉइंट पर सिर्फ पीक ऐड नहीं होती इनकी, आई बात समझ में, सिर्फ मैक्सिमा ऐड नहीं होता, हर एक पॉइंट का डिस्प्लेसमेंट दोनों ही वेव के कारण जितना भी होगा वो ऐड हो जाएगा और आपको यहाँ पर ही नई तरीके की वेव मिल जाएगी। अगर एक और सेकंड की बात करूँ, 3 सेकंड की बात करूँ तो ट्रायंगुलर वेव कितनी आगे बढ़ गई, 1 सेकंड आगे बढ़ गई तो 5 और कहाँ से कहाँ तक पहुँच जाएगी, सॉरी यहाँ से 3 और 5 के बीच में थी, 4 और 6 के बीच में आ जाएगी। रेक्टेंगुलर वेव भी 1 यूनिट आगे बढ़ गई, वो किस किस के बीच में आ जाएगी, 2 और 5 के बीच में, 2 और 5 के बीच में। तो इतनी जगह पर इनका सुपरपोजिशन होने वाला है। अगर सिर्फ ट्रायंगुलर वेव होती तो ऐसे होती कुछ, प्लस रेक्टेंगुलर का डिस्प्लेसमेंट ऐड हो जाएगा तो इसका पीछे वाला पोर्शन ऊपर चला जाएगा। तो जो नई वेव आने वाली है वो कुछ इस शेप की आपके पास बनने वाली है। और अगर 1 सेकंड बाद की बात करें 4 सेकंड पर, तो ये भी आगे निकल गई, ये भी आगे, मतलब दो वेव एक दूसरे को मिलती है सेम पॉइंट पर, तो उन दोनों के डिस्प्लेसमेंट आपस में क्या हो जाते हैं, ऐड हो जाते हैं और वो एक नई वेव बना लेती है। फिर से ये वेव अपनी लोकेशन पर फिर आगे मूव कर जाएगी और पीछे वाली वेव भी आगे मूव कर जाएगी। फिर से ये रेक्टेंगुलर वेव आगे निकल गई, ट्रायंगुलर यहाँ चली गई। तो इस तरीके से हर एक पॉइंट पर हम डिस्प्लेसमेंट को ऐड करते हैं बाय द प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। क्लियर है? तो ये वेव का एडिशन था। यहाँ पर एग्जांपल हमने 2 तरीके की वेव के लिए चुना है। आप 3 वेव ले लीजिए, 4 वेव ले लीजिए, हर एक के डिस्प्लेसमेंट को एक एक करके आपको ऐड करना है, तब जब वो आपको किसी एक पॉइंट पर क्या मिलेगी, नई वेव मिलने वाली है। क्लियर? कोहेरेंट एंड इनकोहेरेंट सोर्सेज। तो यहाँ पर आगे हम बात करने वाले हैं सोर्सेज की, कि किन 2 सोर्सेज को आप बोल सकते हो एक दूसरे के कोहेरेंट हैं और किन 2 सोर्सेज को आप बोल सकते हो एक दूसरे के इनकोहेरेंट हैं। ठीक, ध्यान से देखिए। पहले बात करते हैं इनकोहेरेंट सोर्सेज की। इनकोहेरेंट सोर्सेज, देखो मेरे पास यहाँ पर 2 सोर्स हैं, आगे चल के हमको लाइट की बात करनी है। दोनों सोर्स क्या इमिट कर रहे हैं, लाइट इमिट कर रहे हैं। अभी फिलहाल इसको समझने के लिए हम वाटर वेव की बात करते हैं। यहाँ पर मेरे पास 2 सोर्स हैं, मतलब एक दरिया था, शाम था, मैंने उसमें अलग अलग 2 जगह पत्थर मारा, एक पत्थर यहाँ पे मारा, एक पत्थर यहाँ पे, तो यहाँ से भी एक वाटर वेव निकलनी शुरू हो जाएगी और यहाँ से भी एक वाटर वेव निकलनी शुरू हो जाएगी। ठीक है? ये जो वेव बनेगी डिपेंडिंग ऑन उस समय क्या सिचुएशन है, इसकी कुछ हमारे पास एक पर्टिकुलर वेवलेंथ आएगी। ये क्या बन गई, इसकी वेवलेंथ बन गई। ठीक है? और कुछ पर्टिकुलर इसकी क्या होगी, फ्रीक्वेंसी होगी। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, 1 सेकंड में कितनी साइकिल हो रही है उसको फ्रीक्वेंसी बोलते हैं ना। 1 सेकंड में कितने नंबर ऑफ साइकिल हो रही है, तो इसकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, इसकी फ्रीक्वेंसी ये होगी, कुछ इसकी फ्रीक्वेंसी। इसी तरह से जब यहाँ से दूसरी वेव चलेगी तो इसकी कुछ अपनी फ्रीक्वेंसी होगी, कुछ इसकी अपनी वेवलेंथ होगी। ठीक है? और फ्रीक्वेंसी वेवलेंथ इसकी हमको क्या बताएंगे, स्पीड बताने वाली है, इसकी स्पीड कितनी होने वाली है। ठीक है? तो हमने देखा यहाँ से मेरे पास 2 तरीके की वेव जनरेट हुई। अभी इसको थोड़ा आगे इसी सोर्स को बना दूंगा। अब देखो ये इसके वेव फ्रंट हो जाएंगे और सारे के सारे जो वेव फ्रंट हम ले रहे हैं कौन से, क्रस्ट वाले ले रहे हैं, मैक्सिमा वाले। कि पहला मैक्सिमा ये रहा, दूसरा मैक्सिमा ये रहा, तीसरा मैक्सिमा ये रहा, ये इसकी वेव फ्रंट होगी। ये भी चारों तरफ फैल जाएंगे वेव, इसके कुछ अपने वेव फ्रंट होंगे। जब ये दोनों वेव एक दूसरे से सुपरपोज होंगी किसी पॉइंट, मान लो इस पॉइंट पर, इस पॉइंट से बनने वाली वेव भी पहुंची, इस पॉइंट से बनने वाली वेव भी पहुंची। ये सोर्स हमारा क्या हो गया, S1, ये सोर्स हमारा क्या हो गया, S2। तो हम देखते हैं कि ये वेव यहाँ पर ये पहुंची, ये यहाँ से पहुंची। अगर किसी पॉइंट पर जब 2 सोर्स से वेव जा रही है, उस पॉइंट पर पहुंचने के बाद अगर इनके बीच का जो फेज है वो सेम रहता है, मतलब यहाँ से वेव यहाँ पहुंची, उसने मैक्सिमा बनाया, दूसरे सोर्स से भी सेम टाइम पर पहुंची, उसने भी मैक्सिमा बनाया। अरे बात समझ में, मतलब सेम फेज में मिलने वाली है, एक साथ डिप कर रही है, ड्रॉ बना रही है, एक साथ इनका क्रस्ट बन रहा है उस पॉइंट पर। जब यहाँ से यहाँ पर मैक्सिमा बना, इसका भी मैक्सिमा बना इस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर जो दूसरी वेव का देखो, जब कोई हमारे पास 2 सोर्स हैं, उनसे किसी पॉइंट पर जब वेव मिलती है, अगर वो सेम फेज में रहती है, सेम फेज का मतलब समझ गया ना भाई, इस पॉइंट पर मिली, इसका मैक्सिमा बना, इस पॉइंट पर पहली वेव ने मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट किया तो दूसरी ने भी मैक्सिमम किया, पहले ने मिनिमम किया, दूसरी ने भी मिनिमम किया। आया बात समझ में? इसी तरह से किसी दूसरे पॉइंट पर ये मिली, मान लो इस पॉइंट पर मिली, इसके कारण यहाँ पर
जो फेज बना है और इसके कारण जो फेज बना है, दोनों के फेज में 90 का फेज डिफरेंस है, 90 एंगल का फेज डिफरेंस, समझते हो ना। पहली ने मैक्सिमम बनाया लेकिन दूसरी जीरो पे, ठीक है। पहली ने मिनिमम बना, पहली ने मीन पोजीशन पे पहुंच गई, दूसरी ने मैक्सिमम बना लिया, ठीक है। पहली वेव मिनिमम पे पहुंच गई, दूसरी जीरो पे पहुंच गई, तो इनके बीच में कितना फेज डिफरेंस हो गया, 90 डिग्री का, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस हो गया, लेकिन फिक्स है, टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है। तो ऐसे सोर्सेज जिनके बीच में जो फेज डिफरेंस है क्या हो, या तो फिक्स हो, नहीं 5/2 नहीं, या तो फिक्स हो या कांस्टेंट हो, मतलब ये जो वेव्स बना रहे हैं इनके बीच का जो फेज डिफरेंस है हर एक पॉइंट पर क्या है, या तो फिक्स है, मतलब सेम है, कुछ पॉइंट्स पर भी सेम होने वाला है, या फिर क्या होने वाला है, इनके बीच में कोई एक पर्टिकुलर फेज डिफरेंस होने वाला है, ऐसी वेव ये प्रोड्यूस कर रहे हैं। तो ये सोर्सेज कहलाएंगे आपके कोहेरेंट सोर्सेज। क्या कहलाएंगे, कोहेरेंट सोर्सेज। तो दो सोर्सेज जब वेव जनरेट कर रहे हैं उनके बीच में जो फेज डिफरेंस है या तो कांस्टेंट है, कोई पर्टिकुलर फेज डिफरेंस है, या फिर उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, जीरो है, उनको बोलते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। आई बात समझ में। और अगर मैं लाइट वेव की बात करूं तो यहाँ पर हम इसको कैसे डिफाइन करते हैं, कोहेरेंट सोर्सेज तभी हो सकते हैं जब इनकी फ्रीक्वेंसी क्या होगी, सेम होने वाली है, सेम फ्रीक्वेंसी सेम वेवलेंथ की वेव ये प्रोड्यूस करने वाली है। हो सकता है मैग्नीट्यूड अलग अलग, एम्पलीट्यूड दोनों का अलग अलग हो। तो दो सोर्सेज जब वो वेव्स को जनरेट करते हैं, जो सोर्सेज आपके वेव जनरेट कर रहे हैं वो सेम फ्रीक्वेंसी की वेव निकाल रहे हैं, और उनके बीच में या तो फिक्स या तो आपका जीरो फेज डिफरेंस है। सोर्स की बात करें, सोर्स के बीच में मतलब पहला सोर्स मैक्सिमम निकाल रहा है तो ये भी मैक्सिमम, पहला मीन पे पहुंच गया ये भी मीन पे, पहला मिनिमम निकाल रहा है तो दूसरा भी मिनिमम, तो इनके बीच का है तो फेज डिफरेंस जीरो है, मतलब ये जो वेव जनरेट कर रहे हैं इनके बीच में कोई फेज डिफरेंस नहीं, सेम इनकी फ्रीक्वेंसी हो गई और सेम इनका क्या हो गया, फेज हो गया। तो अगर ये सेम फेज में वेव्स निकाल रहे हैं तो कई पॉइंट पर जो वेव होगी उसके बीच का जो फेज डिफरेंस होगा या तो वो जीरो होगा या क्या होगा, कोई फिक्स फेज डिफरेंस होगा, चेंज नहीं होगा। मान लो किसी पॉइंट पर इन दोनों से जो वेव जनरेट हो रही है उनका फेज डिफरेंस किसी पॉइंट पर 90 है तो वो 90 रहने वाला है। 180 में क्या होती है, आउट ऑफ फेज, एक मैक्सिमम दूसरा मिनिमम बना रही है, एक मिनिमम दूसरा मैक्सिमम। तो अगर दो सोर्सेज सेम फ्रीक्वेंसी की वेव जनरेट कर रहे हैं, सेम फ्रीक्वेंसी की वेव, और जो वेव बन रही है इनसे वो सेम फेज में निकल रही है, तो भी ये कोहेरेंट सोर्सेज हैं। या फिर ये सेम फ्रीक्वेंसी की वेव को जनरेट कर रहे हैं और जो वेव इनसे निकल रही है उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस, कांस्टेंट फेज मतलब यहाँ पर जब मैक्सिमम निकलता है तो ये जीरो रहता है, इसने मैक्सिमम बनाया ये नहीं करता। अब ना कलाकार में फोकस कर देंगे, या तो वो ऐसे एक दूसरे के सेम फेज में ऑसिलेट कर रहे हैं, या फिर एक ऊपर गया दूसरा मिनिमम करे, ये जीरो पे हो गया, ये मैक्सिमम पे, ये मिनिमम पे, ये जीरो पे, ये जीरो पे, ये मिनिमम, यहाँ पर कौन सा फेज डिफरेंस हो गया, 90 का फेज डिफरेंस हो गया। या फिर 180 का ले लो, ये मिनिमम है मैक्सिमम, जीरो पे नीचे, ये ऊपर मैक्सिमम। तो दो सोर्सेज के बीच का फेज डिफरेंस क्या है, या तो सेम है, सेम फेज है, या उनके बीच का फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है, वो टाइम के साथ चेंज नहीं हो रहा है और सेम फ्रीक्वेंसी की वो वेव जनरेट कर रहे हैं, ऐसे सोर्सेज कहलाते हैं कोहेरेंट सोर्सेज। ठीक है। पानी के केस में इनको प्रोड्यूस करना बहुत आसान है, लेकिन लाइट के केस में इतना आसान नहीं है। आप देखो क्योंकि जनरली आज के समय में तो बहुत आसान है, हम एक सेम कलर की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं, जैसे हमारे पास लेजर होती है रेड कलर की, ग्रीन कलर की, सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट प्रोड्यूस कर सकते हैं। आई बात समझ, लेकिन पहले जो हमारे पास जनरली सोर्सेज होते थे उनसे अलग अलग कलर की रेडिएशन निकलती थी। आई बात समझ में। और मान लो हमने कोई मोमबत्ती ले ली, एक मोमबत्ती ले ली, ठीक है, हमारे पास बहुत सारे पार्टिकल हैं जो क्या होते हैं, ऑसिलेट होते हैं और सबका फेज अलग अलग होता है। ठीक है। तो कहीं पर आप देखोगे इस पॉइंट से चली गई, कहीं पर नीचे वाले पॉइंट से वेव जाती है, कहीं पर दूसरे वाले पॉइंट से, तो किसी भी पॉइंट पर हमको एक कांस्टेंट फेज नहीं मिल रहा है। कांस्टेंट फेज प्रोड्यूस करना पहले बहुत मुश्किल होता है और इसलिए हम लाइट के वेव नेचर को पहले नहीं देख पा रहे। आगे देखेंगे इसका यूज कहाँ होता है। तो हमने देखा कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज, डेफिनेशन बिल्कुल सिंपल है। अगर दो सोर्सेज के बीच जो फ्रीक्वेंसी है, सेम फ्रीक्वेंसी है, उनकी सेम फ्रीक्वेंसी का मतलब क्या है, एक ही कलर की लाइट निकाल रहे हैं और किस तरीके से निकाल रहे हैं कि उनका जो फेज है या तो वो सेम है या उनका फेज डिफरेंस क्या है, कांस्टेंट है। ऐसे सोर्सेज होंगे आपके कोहेरेंट सोर्सेज। और जो दूसरे तरीके के सोर्सेज होंगे
सेम फ्रीक्वेंसी में नहीं है या उनके बीच में कांस्टेंट फेज डिफरेंस नहीं है, वो कहलाएंगे आपके इनकोहेरेंट सोर्सेज। क्लियर है? कोहेरेंट सोर्सेज एंड इनकोहेरेंट